नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की जिसका नाम है पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। अब देखिए, बिहार की सियासत में बगावत, आरोप और जोड़तोड़ सब कुछ गर्म है। तेज प्रताप यादव कभी अपने ही भाई तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं तो चिराग पासवान अब प्रशांत किशोर के करीब दिख रहे हैं और ऊपर से 71,000 करोड़ के घोटाले का बम। 71,000 करोड़ के घोटाले का सोचिए, ये कोई छोटी राशि होती है क्या, जिसने नीतीश सरकार और केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज हम इन तीनों मुद्दों को खोलेंगे आंकड़ों से, सियासी समीकरणों से और बताएंगे कि किसके दांव से किसे है खतरा। शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी पारिवारिक लड़ाई से। लालू प्रसाद यादव के घर से निकली बगावत अब पार्टी के लिए नासूर बनती जा रही है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब साफ कर दिया है कि वो ना तेजस्वी को मानते हैं ना आरजेडी के पुराने रंग को। हरी टोपी उतारी, पीली टोपी पहन ली और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब यह सिर्फ रंग बदलने की बात नहीं, यह लालू परिवार की सत्ता में सेंधमारी का खुला ऐलान है। तेज प्रताप यादव कभी लालू यादव के वारिस, अब लालू परिवार के लिए सिरदर्द। बिहार की राजनीति में वो हमेशा बागी तेवरों से चर्चाओं में रहे, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। आरजेडी की पहचान रही हरी टोपी उतारकर उन्होंने पीली टोपी पहन ली है और सोशल मीडिया पर यह नया रंग वायरल है। इस रंग के पीछे क्या छुपा है? क्या ये परिवार से बगावत है? तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया, आज से खुजलाते रहें गाल ऐसे ऐसे करके। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहाँ से निर्दलीय और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान से लेकर अपनी तेज प्रताप यादव टीम तैयार करने तक तेज प्रताप यादव इस चीज को लेकर बेहद स्पष्ट हैं कि वो आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में न सिर्फ खुद चुनाव लड़ेंगे बल्कि कई प्रत्याशियों को वो अपना समर्थन भी देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ते हैं और अपने सहयोगियों को चुनाव लड़ाते हैं तो आखिर इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? आखिर तेज प्रताप यादव का वोट बैंक कौन है? आखिर तेज प्रताप यादव ने आज तक जो भी चुनाव लड़ा है वो किस चेहरे की बदौलत लड़ा है? और अगर तेज प्रताप यादव उसी चेहरे के खिलाफ उतरते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप यादव नाम से नया मंच खड़ा कर लिया है। ऐलान कर दिया है कि वो महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये वही सीट है जो कभी तेज प्रताप की हुआ करती थी और अब वो उसी सीट से तेजस्वी को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। वजह बनी उनकी निजी जिंदगी की कहानियां और पार्टी नेतृत्व से लगातार बढ़ती खटास। तेज प्रताप ने परिवार के नेताओं को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया है, यानी अब न रिश्ते बचे न रस्में। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। जानकार कहते हैं तेज प्रताप की पीली टोपी सिर्फ रंग नहीं, पूरा गेम प्लान है। कहा जा रहा है कि पीली टोपी उनके लिए भगवान कृष्ण के पीतांबर जैसी है। वो खुद को कृष्ण मानते हैं और अब बिहार की राजनीति में खुद को नया रणबांकुरा साबित करना चाहते हैं। ये टीम तेज प्रताप कोई पार्टी नहीं, लेकिन ये आरजेडी के यादव वोट बैंक में बड़ी सेंध जरूर लगा सकती है। रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। यही बात तेजस्वी को बेचैन कर रही है।
क्योंकि अगर तेज प्रताप का नया मंच युवाओं और यादवों में असर दिखाता है तो आरजेडी का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल धराशायी हो सकता है। विपक्ष के लिए ये गोल्डन मौका है। बीजेपी हो या जेडीयू, तेज प्रताप का बगावत कार्ड उनकी राजनीति को ताकत दे सकता है। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई छोटा दाव नहीं। ये तेजस्वी को खुली चुनौती है कि अब मैं भी विकल्प हूं। तीन तेज प्रताप यादव के साथ अगर तेजस्वी जी कोई मन करेगा तो वो भी आके जुड़ सकते हैं हमारे टीम में। अब सवाल उठता है, तेज प्रताप ने महुआ सीट क्यों चुनी? दरअसल महुआ सीट तेज प्रताप यादव के सियासी सफर की पहली सीढ़ी रही। यहीं से उन्होंने 2015 में चुनाव जीतकर अपनी पहचान बनाई। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, आरजेडी के यादव वोट बैंक की मजबूत कड़ी मानी जाती है। वैशाली जिले की ये सीट लालू परिवार की परंपरागत पकड़ में रही और यहीं से तेज प्रताप ने खुद को युवा नेता और लालू का वारिस साबित करने की कोशिश की थी। अब वही महुआ फिर से तेज प्रताप का पावर सेंटर बन रहा है। कहते हैं कि तिजोरियां यानी पार्टी की तगड़ी कमाई वाले समर्थक भी महुआ सीट को आरजेडी के लिए मिनी गढ़ मानते हैं, क्योंकि महुआ से निकलने वाला यादव ओबीसी वोट बैंक आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है। अरे निशांत कुमार तो आ गए। आप कहाँ हैं? कहाँ देख जी रहा? निशांत कुमार आ गए। तेज प्रताप इसी वोट बैंक पर दोबारा दांव लगा रहे हैं ताकि परिवार से निकाले जाने के बाद भी वो दिखा सकें कि आरजेडी के वोटर का दिल अभी भी उनके पास है। यानी तेज प्रताप के लिए महुआ उनका मैदान भी है, हथियार भी। तेज प्रताप यादव की पीली टोपी, नया मंच और महुआ से तीनों मिलकर लालू परिवार के लिए बगावत का सबसे बड़ा पोस्टर बन चुके हैं। अब देखना है तेज प्रताप के इस दांव से तेजस्वी का सिंहासन हिलेगा या तेज प्रताप फिर से हाशिए पर चले जाएंगे। देखिए, हम जनता के वश में रहने वाले लोग, जनता जैसा चाहेगा वैसा करेंगे, जनता नहीं चाहेगा नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में बगावत का रंग गहरा होता जा रहा है। तेज प्रताप के बारे में हमारी पार्टी से हमसे आप रिएक्शन मांगते हैं, तो तेज प्रताप का दो रिश्ता है। एक रिश्ता खत्म हो गया, एक रिश्ता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी उनके बेटे हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, समझ गए। दूसरा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सक्षम है वही एकमात्र, उनको पार्टी से निष्कासित किया है 6 वर्षों के लिए, तब वो हमारी पार्टी में नहीं है। ये बिंदु पर हम कह सकते हैं। तो इस बिंदु पर जो कहना था हमको कह दिया कि पार्टी के 6 वर्ष के लिए निष्कासित है, तो उनको टिकट देने के सवाल पर कोई विचार नहीं हो सकता। तेज प्रताप जी अपने मन के मालिक हैं और वो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। वो हरा टोपी पहने, लाल पहने, पीला पहने, वो उनको न किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना उनको मेरे सुझाव की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। भाई कितना पार्टी बनता है, कौन कहाँ लड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो क्या आप लड़ेंगे महुआ से? अब अभी तो हम ही विधायक हैं वहाँ से, और महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद हमको मिला है, पहले भी और आगे भी मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरा भरोसा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान और अपने नेता पर विश्वास अगर कायम रखिएगा तो जरूर आपको सम्मान मिलेगा। अब बात उस घोटाले की जिसने बिहार की सत्ता को हिला दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से लेकर अपराध पर सियासी बयानों तक आग तो लगी ही थी, अब उस पर कैग की रिपोर्ट ने और तेल डाल दिया है। 70,000 करोड़ रुपए से बड़ा घोटाला
जिसने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहां गई 70,000 करोड़ से ज्यादा की रकम? किसके कार्यकाल में ये रकम डूब गई और कौन अब बचाव में क्या क्या तर्क दे रहा है? आइए पूरा मामला सुनिए। कैग की रिपोर्ट 2023-24 विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हुई और इसके आंकड़ों ने सियासत में हलचल मचा दी। रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ रुपए के कामों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं कर पाई। सीधा मतलब पैसा जारी हुआ लेकिन कहां खर्च हुआ इसका पुख्ता सबूत नहीं है। और जब प्रमाण पत्र लटकते हैं तो गबन और घपले की आशंका सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डिफाल्टर निकला पंचायती राज विभाग, करीब 28,154 करोड़ रुपए के सर्टिफिकेट गायब। फिर शिक्षा विभाग 12,624 करोड़, शहरी विकास 11,065 करोड़, ग्रामीण विकास 7,800 करोड़ और कृषि विभाग 2,107 करोड़। मतलब जिन योजनाओं के नाम पर गांव से लेकर शहर तक पैसा बांटा गया उनकी ऑडिट ट्रेल गायब है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि घोटाले के धागे 2016 से 17 तक भी जाते हैं। कैग ने बताया इसमें करीब 14,452 करोड़ रुपए तो 2016-17 तक के हैं। उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार थी और उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास ऐसे विभाग उस वक्त जेडीयू के नेताओं के पास थे, जबकि तेजस्वी ने सड़क, भवन निर्माण और पिछड़ा वर्ग विकास मंत्रालय संभाले थे। तेज प्रताप यादव के पास स्वास्थ्य, पर्यावरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभाग थे। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी खुद इस घोटाले से कितना अलग है, क्योंकि रिपोर्ट में जिन सालों का हिसाब नहीं मिला उनमें तेजस्वी भी सिस्टम का हिस्सा थे। तो बिहार में घोटाला सिर्फ नीतीश सरकार के लिए सिरदर्द नहीं, तेजस्वी यादव के लिए भी उल्टा पड़ सकता है। अब देखना यह है कि 70,000 करोड़ का यह हिसाब जनता चुनावी मैदान में कैसे सुनती है और वोट किसे देती है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार यहाँ की कितनी नकारा है कि एक ओर आप बात कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एक ओर आप जनता को परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बिहार गरीब राज्य है। और उसी बिहार में पिछले 5-7 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया जो गरीब जनता का, बिहार की जनता का है, उसका लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई। और ये सीएजी अगर कह रहा है तो ये दिखाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के अफसर कितने नकारा, कितने भ्रष्ट हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर जो लोग बात करते हैं अब उनको बताना चाहिए 70,000 करोड़ का गबन ये क्या बता रहा है। कहीं ये तो नहीं है आदरणीय नीतीश कुमार जी का फिर से बीजेपी के साथ जाना कारण? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है बिहार में। ये सीएजी का रिपोर्ट बता रहा है जब 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है तो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट लिया, तो लूट की छूट है। अब ये सरकार की विदाई है, एक और भ्रष्टाचार है, एक और अपराध है, चारों ओर हाहाकार है। ये सरकार किसी काम की नहीं है। ये सरकार से लोग ऊब चुके हैं, जल्द से जल्द विदाई चाह रहे हैं। वो सीएजी का रिपोर्ट का जहां तक सवाल आप समझते हैं कि सरकार चुप रहेगी, नहीं देगी, समय है, हो सके समय लेकर के देंगे, हर तरह का जवाब देंगे। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी कहानी की ओर। चिराग पासवान का बागी तेवर और प्रशांत किशोर से नजदीकी एनडीए के लिए भी खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में एनडीए वाकई एकजुट है? क्या बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान खुलकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठना लाजमी है कि वो किसके इशारे पर खेल रहे हैं और कौन उनका नया साथी बनने वाला है। प्रशांत किशोर से बढ़ती नजदीकी और तेजस्वी से भाईचारा दोनों ही एनडीए के लिए खतरे की घंटी है।
बिहार में कानून व्यवस्था की हालत पर विपक्ष का हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल तब बड़ा हो गया जब इसी मुद्दे पर चिराग पासवान यानी एनडीए का ही चेहरा नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा। 26 जुलाई को मीडिया के सामने चिराग ने कहा, प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है, अपराध बेलगाम है, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने, ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में है। आखिर हो भी क्यों ना, वो अपनी ही सरकार पर, अपने ही सहयोगी पर वक्त वक्त पर सवाल पूछते आए हैं। कभी अपराध को लेकर सवाल पूछा है तो कभी दुख जताया है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि ये वही चिराग हैं जिन्होंने 2020 में नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया था, अकेले मैदान में उतरे थे और नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी पर पहुंचा दिया था। अब ऐसे में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा तो हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार में खूब दिलचस्पी है। चिराग पासवान वक्त वक्त पर कहते नजर आए हैं कि चिराग की पूरी पार्टी, बल्कि चिराग भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो यही नहीं थमे, इसके आगे उन्होंने वक्त वक्त पर नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल पर प्रशासन पर खास तौर पर गंभीर आरोप और सवाल पूछे हैं। यानी चिराग खुलकर कह रहे हैं वो सरकार जिसके वो खुद साझेदार हैं, वही सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही। यह अकेला बयान नहीं है। पिछले 1.5 महीने में चिराग कई बार बिहार पुलिस, नीतीश सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा चुके हैं। कहीं से कोई सफाई नहीं, उल्टा वो और खुलकर बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, चिराग ने एक सभा में कह दिया कि वो बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एनडीए में रहते ये संभव ही नहीं, सीटों का बंटवारा होगा ही। मतलब साफ है, चिराग इशारों में एनडीए को भी अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा रहे हैं। 6 जुलाई को सारण में उन्होंने कहा वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे और वो भी किसी सामान्य सीट से। इस प्लान बी को और हवा मिली जब चिराग पासवान ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को ईमानदार नेता बताया। 23 जुलाई को चिराग ने कहा, पीके जाति, पंथ, धर्म से ऊपर उठकर बिहार की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों का स्वागत है। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए।
किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है, MY का, जिसमें M सांप्रदायिकता है और Y जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा MY अच्छा लगता है, जिसके M में महिला है और Y में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। चिराग पासवान इन दिनों अपने ही बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, और हो भी क्यों ना, चुनावी साल है और अपने ही सहयोगी पर बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान इस बार एनडीए में तो है, लेकिन नीतीश कुमार की प्रशासन पर सवाल उठाने में कभी चूक नहीं रहे। अब ऐसे में चिराग पासवान की मंशा क्या है, किस नियत से वो ये बयान दे रहे हैं, इसको लेकर तो अब विपक्ष भी सवाल पूछने लगा है। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर चिराग पासवान अपनी ही सहयोगी दलों को कमजोर क्यों कर रहे हैं, क्या नियत है उनकी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर की विचारधारा को लेकर तारीफ करते नजर आए, इसको लेकर भी अब सुर्खियां बनने लगी हैं कि क्या चिराग और पीके एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों के सुर मिल रहे हैं, जिस तरह से चिराग को पीके पसंद आ रहे हैं और खुद अपने सहयोगी दल नीतीश कुमार की सरकार से उन्हें दिक्कत हो रही है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण क्या बदलेगा, ये देखने वाली बात है। मतलब एनडीए के भीतर रहकर एनडीए के बाहर के चेहरे को लाना। क्या चिराग सच में कोई बड़ा खेल खेलना चाहते हैं? राजनीति के गलियारों में चर्चा है पीके बिहार में खुद को विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अगर चिराग और पीके साथ आ गए तो नीतीश कुमार और एनडीए दोनों को झटका लग सकता है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान की दोस्ती सिर्फ पीके तक ही नहीं है। लालू परिवार से उनके रिश्ते हमेशा मजबूत माने जाते हैं। तेजस्वी यादव को वो छोटा भाई कहते हैं और लालू यादव के लिए भी उनका सम्मान सार्वजनिक तौर पर नजर आता रहा है। ऐसे में एनडीए के भीतर चिराग का खुला विद्रोही तेवर और बाहर पीके तेजस्वी से हरी झंडी, दोनों साथ साथ एनडीए की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो बिहार का रंग बदल रहा है, टोपी का रंग बदल रहा है और सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। तेज प्रताप की बगावत, 71,000 करोड़ का घोटाला और चिराग पीके की नई दोस्ती, ये तीनों बिहार चुनाव को हिला सकते हैं। अब देखना है कौन किसका होगा, किसका रंग बदलेगा और किसकी कुर्सी जाएगी।